नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली में हुआ कर्टन रेजर का कार्यक्रम। सीएम धामी ने जारी किया कर्टन रेजर। दिल्ली में इन्वेस्टर समिट की तैयारी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत कार्यक्रम। हरिद्वार में उर्स मेला को लेकर तैयारी तेज। उर्स मेला प्रभारी किया गया नियुक्त। सुरक्षा व्यवस्था पर बनाए रखेंगे नजर। हरिद्वार में पुलिस को मिली कामयाबी। नाबालिग के अपहरण मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। 4 धाम यात्रा में भक्तों की भारी भीड़। अब तक 40 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पिछले साल की तुलना में बड़ी संख्या में बढ़ी भक्तों की संख्या। सनातन पर बयानबाजी का दौर। युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय महामंत्री ने की बयानों की निंदा। कहा, सनातन के खिलाफ बोलने वाले नेता देश से मांगे माफी। उत्तराखंड में बढ़ रहा डेंगू का कहर। देहरादून के बाद कई जनपदों में चलाया जाएगा डेंगू रोकथाम अभियान। स्वास्थ्य सचिव विभिन्न जिले के अधिकारियों की लेंगे बैठक। हल्द्वानी में सिनेमा हॉल के पास कई दुकानों में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। मेयर ने ली अधिकारियों की बैठक। बारिश के कारण सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का दिया निर्देश। कहा, मामले में जल्द होगी कार्रवाई। अल्मोड़ा में ममता हुई शर्मसार। झाड़ियों में मिला नवजात का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले। प्रहलाद नारायण मीणा को बनाया गया नैनीताल का एसएसपी, तो वहीं अजय सिंह को मिली देहरादून एसएसपी की जिम्मेदारी। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 17 सितंबर तक बारिश का यह अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ शामिल है। वहीं 17 सितंबर तक बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में यह अलर्ट जारी किया गया है। 17 सितंबर तक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड बीते दिनों भी बारिश का दंश झेलता हुआ नजर आया था। इसी बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर जिलों की बात करें तो बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में यह अलर्ट जारी किया गया है। 17 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे जानना चाहूंगा, मौसम विभाग द्वारा किन जिलों को लेकर यह चेतावनी जारी की गई है और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में बारिश का दौर फिर से शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार फिर से बारिश को देखा जा रहा है। वहीं पिछले कई 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। 3 दिनों से पहले काफी तपिश सी धूप में, लेकिन बारिश के कारण धूप बिल्कुल यहाँ बंद हो चुका है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी यदि देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी लगातार पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। वहीं बारिश के बाद मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया था कि देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, इन सभी जिलों में लगातार बारिश होगी वहां पर, और वहां लगातार हो सकता है कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ साथ भारी बारिश भी हो जाए। वहीं देहरादून की भी बात की जाए तो देहरादून में रात से ही भीषण बारिश हो रही है और मेघ गरजने का भी सिलसिला यहाँ पर चालू है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो लगातार हो रही बारिश से प्रशासन
फिर से सतर्क नजर आ रही है। प्रशासन ने फिर से पहाड़ी क्षेत्रों पर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मीटिंग बुलाई की बात की और उसके बाद वहां पर डॉक्टरों की टीम को, SDRF NDRF की टीम को लगातार सजग और तैनात कर दिया गया है, ताकि यदि कोई अगर अहित घटना घटित होती है तो उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके, तुरंत वहां पर रेस्क्यू भी किया जा सके। इसी को देखते हुए लगातार प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई है। जी, वहीं यशराज, किन जिलों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है, वहीं प्रशासन की ओर से क्या कुछ संज्ञान देखने को मिला है फिलहाल? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि टिहरी, उत्तरकाशी जिलों में काफी ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी, वहीं यशराज, साथ ही आपसे ये जानना चाहूंगा कि किन इलाकों में बारिश के बाद ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निचले इलाकों को तो अक्सर खाली करा लिया जाता है। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि बात की जाए, चूंकि उत्तराखंड जो वो बना हुआ है, ये दो तरीके के इसमें भौगोलिक परिदृश्य देखा जाता है। एक तो मैदानी क्षेत्र और एक पहाड़ी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र काफी कम क्षेत्र आता है, जिसमें मैदानी क्षेत्र में आते हैं देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सभी मैदानी क्षेत्र में आते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में बारिश के कारण बहुत बड़ा खतरे की घंटी नहीं बजती है। लेकिन बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में काफी ज्यादा। आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यशराज आनंद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड का आज उद्घाटन हुआ। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कर्टन रेजर के मौके पर आईटीसी ने 5,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को दिया। महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड के साथ 1,000 करोड़ और ई कुबेर के साथ 1,600 करोड़ रुपए के निवेश का MOU साइन किया गया। पहले ही दिन इतने बड़े निवेश प्रस्ताव पर सहमति यह दिखाती है कि निवेशक उत्तराखंड को लेकर कितने ज्यादा उत्सुक हैं और सरकार भी कितनी तत्पर है। इस दौरान सीएम धामी ने संबोधित करते हुए हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड भारत का मुकुट है और धामों की भूमि है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया है। अनेकों उद्योग समूह से और अनेक समूहों को संचालित करने का काम करते हैं, उन सबके आज के इस कार्यक्रम में अभी आपने जिनको सुना, हमारे उत्तराखंड सरकार के आवास एवं शहरी विकास एवं अनेकों मंत्रालयों के मंत्री के नाते जो राज्य को आगे बढ़ाने के काम में लगातार प्रयास करते हैं, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी, श्री आनंद वर्धन जी, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, सचिव श्री पांडे जी, एवं यहाँ पर आए हुए हमारे रेरा के चेयरमैन श्री पवार जी और सभी हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव। मैं एक एक का नाम लूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑल्सो बहुत लोगों को जानता हूँ, 10 एक साथ कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सभी को एक साथ संबोधित करता हूँ। जैसे कहते हैं, क्यों टीटू भैया, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी उपस्थित हमारे विभिन्न समूह के सभी आए हुए अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आप सभी का आज यहाँ पधारने पर आप सभी का अपनी ओर से सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर भी है कि सामने अभी हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, एक समारोह कर रहे हैं और उसके लिए पहले से इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं। उसमें आप सभी लोगों ने बहुत
अच्छे अच्छे सुझाव दिए। मेरा तो मन था कि ये सुझाव का समय थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा होता, लेकिन आज चूँकि मुझे भी आज 11 बजे पहुंचना था, लेकिन पहले से एक कार्यक्रम चल रहा था और वो कार्यक्रम चलते चलते जैसे ही ख़त्म हुआ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। प्रातःकाल से 8:30 बजे से ही उस कार्यक्रम के निमित्त में भी लगा हुआ था। तो इसके बाद आज हमारी मंत्रिमंडल की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, तो उसमें भी क्योंकि समय से ही जाना होता है, नहीं तो पता चला कि जैसे आपके बीच में आने में लेट हो गए, वहाँ भी हो गए, उसके बाद फिर एक और कार्यक्रम है, तो सभी में लेट होते चले जाते हैं। तो फिर भी प्रयास रहता है कि जितना समय मिला है उस समय में आप सबसे बात हो। आप सब लोगों ने, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव भी रखे हैं और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग सुझाव देना भी चाहते थे इसमें। मैं कई लोगों के चेहरे को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि उनके बहुमूल्य सुझाव अभी यहाँ पर आने से रह गए हैं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग अपने अपने सुझाव जरूर हमें दें। वो आप लिखित में दे दें या जिस प्रकार से भी आप देना चाहें, उसको कोई व्यवस्था हमने बनाई है, तो मेल के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आप दे सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं कि जो समय समय पर अपने सुझाव हमको लगातार देते रहे हैं और हमारा प्रयास भी रहा है कि इनके सुझावों के अनुरूप कार्य करें। लेकिन अभी मैं देख रहा था पीछे से कि सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में एक सवाल वहाँ से खड़ा हुआ था। ये सवाल केवल एक का नहीं है, ये सवाल बहुत सारे लोगों का हो सकता है, यहाँ पर मैं जानता हूँ। उसको भी कहीं ना कहीं हमको सरलीकरण की प्रक्रिया को हमने बढ़ाया तो है, अभी और व्यावहारिकता से हम इसको लागू करें, उसको लेकर बहुत सारे हमने प्रावधान किए हैं। 27 प्रकार की नई प्रकार की उद्योग में, अन्य सेक्टर में हम 27 नए नीतियों को लेकर आए हैं, जिनसे कि इसका सरलीकरण है। लेकिन अभी भी कहीं व्यवहारिक दिक्कत आ रही है तो आप सब लोग उसमें दे सकते हैं और हम भी कई बार महसूस करते हैं कि उसमें हमें और काम करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टर समिट को जब से हमने शुरू करने का ये काम किया था, 17 अगस्त को पहली बैठक हमने यहाँ की थी, 21 अगस्त को दिल्ली में की थी, उसके बाद हमने यहाँ पर लोगो और वेबसाइट लॉन्च की थी और चौथा आज आप लोगों के बीच में ये आना होता है। तो 4 महत्वपूर्ण बैठकों में से एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बैठक मैं कहूँगा वो आप लोगों के बीच में भी यहाँ होगी। उत्तराखंड से जितने सारे लोग एक साथ आज यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि जितनी बैठकों में भी हमने प्रतिभाग किया है, लोगों से बात की है, सभी के बहुत शानदार सुझाव आए हैं और बड़ा उत्साह लोगों ने दिखाया है। अभी कई अलग अलग सुझाव आए, जैसे दीपक वाली जी। आने वाली 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा जारी रहेगा और इस दौरान बीजेपी रक्तदान शिविरों का आयोजन करेगी। इसके अलावा 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर भी बीजेपी की ओर से कई देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनने जा रही है। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से हार का सामना कर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस किसी बड़े चुनावी चेहरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है। पार्टी संगठन के लोगों में चर्चा है कि संगठन प्रियंका गांधी को हरिद्वार से चुनाव लड़ाने पर विचार कर रहा है। पार्टी के स्थानीय नेता का मानना है कि अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार से चुनाव लड़ती हैं तो संगठन का हर नेता और कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ एकजुट होकर काम करेगा और चुनाव में पार्टी की जीत निश्चित है। अगर कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा
हरिद्वार लोकसभा में आता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ यह चुनाव जीतने जा रही है। अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहती हैं तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। जहां प्रियंका गांधी लड़ना है और मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं तो निवेदन करता हूं राष्ट्रीय हाईकमान से कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी को हरिद्वार लोकसभा से लड़ाएं, ताकि इस देवनगरी से पांचों की पांचों सीट देवभूमि से हम कांग्रेस को जिताने का काम करें। अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार लोकसभा से लड़ती हैं तो सारी की सारी सीट कांग्रेस जीतती है उत्तराखंड की। इसमें हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो इस मत की है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से उसका प्रत्याशी विजयी हो। इस संदर्भ में यदि कांग्रेस की यह रणनीति रहती है कि कोई महिला चेहरा जो कि बड़े कद का हो, बड़े स्टेटस का हो, उसको यदि हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए तो हो सकता है कि वो पार्टी ये सोचती हो कि महिला वोटरों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। इसके साथ साथ अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो भी वो प्रभाव डालने में सक्षम हो। जैसा हमने पिछले चुनाव में भी देखा था, इलाहाबाद और वाराणसी की जो सीट थी वो हाई प्रोफाइल हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हरिद्वार की सीट भी इस समय हाई प्रोफाइल होने जा रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट 4 सीट बनने जा रही है। पिछले 2 बार के चुनाव में हार का सामना कर रही कांग्रेस इस बार पार्टी से जुड़े संगठन के लोगों में चर्चा है कि प्रियंका गांधी को हरिद्वार लोकसभा सीट में चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं 1977 से बनी हरिद्वार लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए काफ़ी चुनौती भरी रही है। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट काफ़ी रोमांचक भी रही है। वहीं इस सीट से सुप्रीमो बसपा मायावती भी और रामविलास यादव भी हरिद्वार सीट से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि अब देखने वाली बात हो कि आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट में कौन अपनी किस्मत आजमा पाता है। कैमरा पर्सन के साथ में विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। उत्तराखंड में मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के पटल पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से लेकर 2022 तक उत्तराखंड सरकार ने बिना विधानसभा की मंजूरी के 47,758 करोड़ का बजट खर्च कर दिया, जिसे विधानसभा से रेगुलराइज नहीं करवाया गया था। वहीं इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड की सरकार पर आरोप लगाया है कि उत्तराखंड के वार्षिक बजट से भी ज्यादा राज्य सरकारों ने खर्च कर दिया, जिसका उनके पास कोई हिसाब तक नहीं है, जो कि एक बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। ज्योत सिंह बिष्ट की मांग है कि इस मामले पर सीबीआई से जांच करवाई जाए। देखिए, उत्तराखंड में जो वर्तमान में सरकार है, इसके कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 की जो ऑडिट रिपोर्ट सीएजी के माध्यम से पेश की गई, उस रिपोर्ट में राज्य के अलग अलग विभागों में कुल मिलाकर के जितने घोटाले एक वित्तीय वर्ष में हुए, उसकी रकम का जोड़ है 18,341 करोड़ रुपए। ये राज्य का जो अनुपूरक बजट अभी विधानसभा के मानसून सत्र में पेश हुआ, उससे 7,000 करोड़ ज्यादा है। तो इससे सीधा सीधा एक अर्थ निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार घोटालों में लिप्त है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।